नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का स्पर्श भाग 2 काव्य 8 कर चले हम फिदा पढ़ेगी। तो सबसे पहले हम काव्य के जो पाठ प्रवेश लेते हैं, उसके बाद काव्य परिचय और फिर हम काव्य पढ़ेंगे। तो कर चले हम फिदा काव्य के जो मेन उद्देश्य, हिमालय में जो युद्ध हुआ, चीन के साथ जब लड़ाई हुई और उसी लड़ाई में जो सैनिक है वो अपने मन के भाव जो व्यक्त करना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो कर चले हम फिदा जो काव्य 8 का कवि है KP आज़मी, जन्म है उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद हम लेते हैं पाठ प्रवेश। तो कर चले हम फिदा पाठ का जो थोड़ा सार, तो प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की जो भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटते, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, मौत को मुट्ठी में लेकर घूमना, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों ना गंवाना पड़े, चाहे लड़ते लड़ते देश की मान सम्मान बचाते बचाते उसकी जो मृत्यु हो जाए तो उसे सहर्ष स्वीकार है। तो भारत और चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने लगी, रुकने वाली थी। हिमालय है, बर्फीला विस्तार है, ठंडा प्रदेश है, नब्ज भी लोही भी नस में चलना बंद हो जाता है। उसी प्रकार सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उसकी नाड़ियों में खून जम रहा था, नस में जो रक्त है वो जम जाता है, परंतु उन्होंने किसी चीज की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया, वहां तक सीमित रखा, रोक दिया। तो सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक, मान सम्मान के प्रतीक हिमालय, जो आज हम सरताज के रूप में उसे देखते हैं, हिमालय को नहीं झुकने देंगे। अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे, हिमालय से उसे दूर रखेंगे चीन के सैनिकों को। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को नहीं मिल पाती है। अर्थात हर व्यक्ति को देश के लिए अपना प्राण गंवाने का मौका नहीं मिलता है। ये मौका तो सिर्फ सैनिकों को मिलता है जो उसने अपने देश के लिए कुछ काम आए हो। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते, देश के लिए वो काम आना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, देश की मान मर्यादा सम्मान इज्जत को बचाना चाहते हैं। तो जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, जैसे लड़की की शादी होती है, दुल्हन बनाया जाता है, तब उसे जो घरचोड़ू लाल रंग से जो सजाया जाता है, उसी तरह ये धरती माता के साथ तुलना की गई है कि उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है, अपना प्राण अर्पित कर दिया है और अपने शरीर से जो रक्त बहा है उसे धरती को लाल रंग से रंग दिया है। जैसे दुल्हन की जो सजाया जाता है उसी प्रकार धरती को लाल रंग से सजाया है, खून से सजाया है। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, काफिला नए नए बनते रहना चाहिए कि काफिला रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर दुश्मन देश हमारे पर चढ़ाई करने की बात सोचेंगे। इसलिए नए नए ग्रुप को सजाते रखना है। ये कई सैनिक है, वो मरते हुए सैनिक कह रहे हैं, चीन से लड़ते हुए सैनिक की मनोभावना है कि मेरे देश की रक्षा करना, हम तो देश के लिए शहीद होते जा रहे हैं, पर अब ये देश, ये वतन, ये हिमालय आने वाले सैनिक है जो नौजवान है उसके हवाले करते हुए जा रहे हैं। परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो तो इसी देश की रक्षा के लिए एकजुट, क्योंकि एकता से लड़ना चाहिए, एकजुट होकर आगे आना चाहिए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं। जैसे सीता माता का आंचल, जैसे एक माता का गोद है,
तो उसी प्रकार हमें भी अपनी धरती माता को कि माता की आंचल माता न खोड़ो, उसी प्रकार हमें मानना चाहिए। और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए, यानी कि माता के दामन को छूने के लिए कोई दुश्मन, कोई राक्षस यहाँ कदम रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसे तोड़ दो, उसे नष्ट कर दो, उसे मार दो। अपने ही वतन, अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। देश की रक्षा करने के लिए अब तुम्हारी जवाबदारी है। जो भी कहो, रक्षक कहो, पालक कहो, मान मर्यादा को बचाने को कहो, तो तुम ही राम और तुम ही लक्ष्मण हो। तो सीता माता की रक्षा करने के लिए अब तुम्हारे हवाले है। ये धरती की भी रक्षा करना, सैनिक अब तुम्हारे हवाले हो। तो अब इस देश की रक्षा का दायित्व, जिम्मेदारी तुम पर है। तो ये भारत माता को वंदन करते हुए हम ये काव्य को आगे बढ़ाते हैं। काव्य पढ़ेंगे। अब इससे बाद हम काव्य के जो कवि है, कवि परिचय लेते हैं। तो कैफी आजमी का जन्म 1919 और 2002। तो कवि परिचय लेते हैं। कवि का नाम अतहर हुसैन रिजवी, ये उसका बचपन का नाम है। जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजवा गांव में हुआ था। जैसे हमने पिछला जो लेसन पढ़ा कारतूस, उसमें भी आजमगढ़ का उल्लेख आया था। जाबाज सिपाही आजमगढ़ में छिपे हुए थे जंगलों में, तो उसमें मजवा गांव में जन्म हुआ। अदब की दुनिया में, इज्जत की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी के नाम से मशहूर, मतलब ख्यातनाम हुए। तो कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील, विकासशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। यानी उर्दू कवियों में एक श्रेष्ठ कवि के रूप में कैफी आजमी का नाम आता है। कैफी आजमी की जो कविता में एक और सामाजिक भाव क्या है, तो समाज के अनुकूल, समाज उपयोगी और राजनीति के संबंधित जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाए का समावेश है। तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है, अंदर कोमल भाव, हृदय के कोमल भाव जो लोगों को स्पर्श कर जाए, लोगों को छू जाए। तो अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी शायरी करना, और लोग जो सुनते हैं वो वाह करते हैं। इसे वाह पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए भी सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 में इस दुनिया से वो चल बसे। इनके इस दुनिया को रुखसत किया, छोड़ दिया। और कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार रचना है। झंकार, आखिर साहब उर्दू में, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो, ये प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके बहुत सारे पुरस्कार उसे सरकार की ओर से दिया गया है। तो कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे, मतलब पूरा फैमिली, परिवार इस क्षेत्र में बहुत ही योगदान दे चुके हैं। उसकी जो पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियाँ हैं। जब भी आप अभी देखते होंगे, प्राचीन समय तो क्या 10-20 साल की जो बात है, उसमें कैफी आजमी जो फिल्म के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दे चुकी है। शबाना आजमी, उसके बाद उसकी जो बेटी है शबाना आजमी, वो भी फिल्मों के क्षेत्र में अच्छा कार्य करती है। तो ये कवि है। अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो काव्य कर चले हम फिदा काव्य पढ़ते हैं। तो कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि सांस थमती गई न जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक के आने वाले सैनिक को उद्बोध कर रहे, कह रहे कि हम अपने तन मन इस देश के लिए कुर्बान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे स्थान पर जो जगह खाली होगी उस पर तुम्हें आना होगा। तो कर चले हम फिदा ले बलिदान, हम तो अपने शरीर जानो तन साथियों
इनके शरीर और प्राण हम तो देश के लिए न्योछावर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथियों आने वाले नौजवान सैनिकों को कहते हैं, एक सैनिक जो अभी हिमालय में चीन के साथ लड़ाई करता हुआ कह रहा है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये देश, ये धरती, हिमालय हम तुम्हारे हवाले, तुम्हें सौंपते हुए, तुम्हारे भरोसे हम वतन दे रहे हैं। तो यहाँ पर सांस थमती गई। जो ठंडा प्रदेश है, हिमालय है, तो उस समय बर्फ से ढका हुआ हिमालय है, तो ठंडी की वजह से सांस रुक जाती है, कभी नब्ज जमती गई, नस में जो लोही बहता है वो जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है। फिर भी इन आफतों के बीच भी, इन ठंडी सांस रुक जाती है, कभी नस जम जाती है। इन मुश्किलों में भी हमने फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हम आगे ही बढ़ते रहे, जब तक हमारे शरीर में जान प्राण है, तब तक हम लड़ते रहे। हमारे कदम को हमने आगे बढ़ाते रहे, दुश्मन को पैर रखने भी नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। और इसे इस देश की रक्षा करते करते अगर दुश्मन के हाथ से अगर हमारी मृत्यु हो जाए, हमारा सिर कट जाए, हमें गोली लग जाए, तो भी हमें कुछ गम नहीं, कुछ दुख नहीं होता है, क्योंकि हम आज इस देश के लिए कुछ करने जा रहे हैं। देश की रक्षा करने गए, तो देश की रक्षा करते करते अगर हमारा प्राण भी चले जाए तो हमें कुछ दुख नहीं है, कुछ गम नहीं है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। और इसी प्रकार हमने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी हमने हिमालय का मान सम्मान को बनाए रखा। हिमालय को हम ताज कहते हैं। अगर ये ताज दुश्मन के सामने झुक जाए तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। इसलिए हमने सर, इनकी जो हमारा मुकुट है हिमालय है, हिमालय को सर के साथ भारत देश का जो मान सम्मान इज्जत के साथ तुलना की गई है, तो हमने सर, हिमालय का सर हमने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, हम लड़ते लड़ते रहे। बांकपन जवानी का जोश, जवानी के जोश में हम लड़ते रहे, मरते रहे साथियों। अब ये तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस धरती को, इस देश को, इस हिमालय को अब चीन से बचाने के लिए अब हम तुम्हारे हवाले करते जा रहे हैं। हम तो शहीद हो जाएंगे, तो हमारा शहीद होने के बाद अगर जो हमारा स्थान खाली रहेगा तो हमें स्थान पर तुम्हें भरपाई करना है, ताकि दुश्मन देश फिर से हमारी ओर आंख उठाकर भी देख ना सके। तो बलिदानी सैनिक कहता है कि हे मेरे फौजी साथियों, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश को सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्योछावर करते इस दुनिया से जा रहे हैं। अब ये देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही उसकी रक्षा करना। यद्यपि कि देश के लिए अगर लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी थी, नसें ठंड के कारण जमने लगी थी, फिर भी हम बर्फ से ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई दुख नहीं है। हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे, अतः अब ये देश को बागडोर कमान अब तुम्हारे साथ में, तुम्हारे हाथ में हम सौंपते जा रहे हैं, तो इसकी रक्षा करना। सेकंड पंक्ति है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जिंदा जीवित रहना, मौसम यहाँ पर हम लेना अवसर, रुत मौसम समय अवसर, हुस्न सुंदरता, इश्क देश प्रेम, रुसवा दोनों को बदनाम करे, खून लोही खून। तो जिंदा रहने का जो मौसम बहुत है, मगर मतलब कि हमारे आगे जो भारत देश की हमने रक्षा कर ली है, तो बलिदानी सैनिक कहते हैं कि जिंदा रहने का समय बहुत मिलेगा, बहुत ही हम जीवित रह सकते हैं, बहुत ही अवसर मिलेगा, मगर देश के लिए जान देने का अवसर बार बार
नहीं आता है। इस अवसर ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता है, इसलिए सही वक्त है कि आप देश के लिए कुछ काम आओ। तो जान देने का रुत, अवसर, मौसम रोज नहीं आता यहाँ इस देश में, इस समय में। हर समय देश के लिए कुछ हम काम आए ऐसा वक्त नहीं आता। तो हुस्न, सुंदरता है इस देश की और इस देश प्रेम है, तो हमें अपने परिवार के साथ भी हो सकता है, छोड़ना है। हम इस देश की सुंदरता और देश से प्रेम को रुस्वा करें, बदनाम करें। हुस्न सुंदरता, इस प्रेम, हम देश को सुंदर देखना चाहते हैं, देश से लगाव भी रखते हैं, दोनों को हम रुस्वा करें, बदनाम करें। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो जवानी है जो खून में नहाती नहीं है, लोही में नहाती नहीं है, यानी कि देश के लिए जो काम नहीं आते हैं, वो सुंदरता और प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए हमें अपना स्वार्थ छोड़ना है। तो आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, यानी कि दुल्हन, जैसे स्त्री शादी होती है, लाल रंग की जो साड़ी पहनती है, घरचोड़ू पहनती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर सैनिक है, वो देश के क्रांतिकारी है, वो हिमालय पर लड़ते लड़ते अपने जो रक्त बहा रहे हैं, तो रक्त धरती पर लाल रंग हो गया है। इसलिए कहा गया है कि धरती बलिदान होकर, वीरों के बलिदान से, खून से अब धरती लाल हो गई है। तो आने वाला समय अब तुम्हारा है, तो अब तुम्हारे हवाले करते जा रहे हैं वतन साथियों, देश के साथियों। तो देश की इज्जत को बचाए रखना है। अब सार देखते हैं कि बलिदान सैनिक अपने सैनिक साथियों को कहता है कि हे मेरे सैनिक साथियों, जिंदगी जीने के तो अवसर बहुत मिलेगी, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर कभी कभी नहीं मिलता, कभी नहीं आता है। एक बार आता है तो हाथ में आया हुआ मौका को अपना लो। आज तुम्हारे लिए बलिदान का ये पुण्य अवसर आ गया है, पवित्र अवसर आ गया है, पवित्र मौका मिल गया है। तो इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वह धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। जो लड़ेगा नहीं वो बदनाम करेगा, यानी कि चाहे हमारे खून से लथपथ क्यों न हो जाए, फिर भी इस अवसर को जाने देना नहीं चाहिए। तो ऐसे सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है। आज तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए दुल्हन है, तुम्हें इसकी लाज रखनी है, धरती की रक्षा करनी है। अब ये देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान मार्ग पर आगे बढ़ो सैनिक। तीसरा पहरा है कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नहीं काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह रास्ता, कुर्बानी बलिदान का मार्ग, यानी मर जाना, वीरान सुना, काफिले नया ग्रुप बनाना, एक क्रांति का, सेना का नया काफिला। फतह वाला विजय का जश्न, फतह का जश्न, विजय का जश्न, खुशी मनाना। इस जश्न के बाद, यानी कि पहले मौत का जश्न मना लो। जिंदगी मौत से मिल रही है, मौत से मिलने वाला मौत को निमंत्रण देना। स्वाभाविक है कि दुश्मन के सामने लड़ते हुए मौत भी आएगी, तो मौत को मुट्ठी में लेकर घूमने, यानी कि मौत को गले मिलना, मौत को निमंत्रण देना। तो बांध लो, सर पर कफन बांधना है। सैनिक है, मृत्यु बलिदान के लिए हमेशा तैयार होता है, उसे कहते हैं कि सर पर कफन बांधना, जो मृत्यु से डरता ना हो। तो इसी प्रकार की राह कुर्बानियों की, यानी कि जो कुर्बानी का जो रास्ता है, पथ है, बलिदान है, कि नया ग्रुप सजाना। कि जिस प्रकार आपने रामायण और महाभारत की जो सीरियल देखी है, फिल्म देखा है, उसमें आप देखा होगा कि सैनिक है, वो पहली हरोड़ में जो सैनिक आते हैं और अर्जुन जब बाण चलाते थे, तो पहली हरोड़ के सारे सैनिक को बाण लगता था और सैनिक सब मर जाते थे। तुरंत क्या होता था, जो पीछे वाले हरोड़ वाले सैनिक है वो आगे आ जाते थे। मतलब यहाँ भी ये कहा गया है कि अगर हमारे मृत्यु के बाद आपको भी ये राह है, जो पहली हरोड़ खाली हो गई, वो वीरान नहीं होने देना है, खाली नहीं होने देना है। यानी कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो,
जिस प्रकार पीछे वाले सैनिक आगे आ जाते हैं, उसी प्रकार आने वाले साथियों को भी कहते हैं कि तुम्हें भी हमारी जगह स्थान संभाल लेना है और तुम सजाते ही रहना नए काफिले, ऐसे नए नए क्रांतिकारी ग्रुप बनाते रहना। फतह का जश्न यानी विजय का जश्न हमें जरूर खुशी मनानी है, तो पहले हमें ये बलिदान का जश्न मनाना है। इस जश्न के बाद यानी कि पहले बलिदान का जश्न नहीं मनाएंगे तो फतह का जश्न भी मनाना मौका मिले या ना मिले, इसलिए पहले जश्न मनाना हो तो बलिदान का जश्न मनाओ, उसके बाद फतह का जश्न मनाओ। तो जिंदगी मौत से मिल रही है गले। आज सैनिक एक देशभक्त क्रांतिकारी हो, मौत को भी निमंत्रण दे रहे हैं, सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। देश की आन बान और शान की इज्जत रखने के लिए, मर्यादा को बचाने के लिए आज सैनिक मौत को मुट्ठी में लेकर घूम रहे हैं और बलिदान होने के लिए तैयार है। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, इनकी जो मुहावरा है मतलब मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार होना, मुहावरा उसका अर्थ है कि सैनिक तुम भी अपने सर पर कफन बांध लो साथियों, अब ये तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मरने के लिए तैयार हो जाओ, देश की इज्जत बचाने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम ये देश, ये वतन, ये हिमालय अब तुम्हारे हवाले हम करते जा रहे हैं। फिर से भावार्थ देख लेते हैं। बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहता है कि मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी देनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको महाभारत का। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के लिए नए नए जत्थे यानी काफिला तैयार होते रहना चाहिए। वे बलिदान के लिए सहस आगे आते रहने चाहिए। एक बार हमने ये संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया, संघर्ष कर लिया, लड़ाई कर ली, फिर जश्न ही जश्न होगा, उत्सव होगा, फिर अगला उत्सव विजय का होगा। क्योंकि संघर्ष का उत्सव मनाने के बाद विजय का उत्सव मना सकते नहीं है। जैसे कक्षा में भी देखा जाए, 10th की कक्षा में भी देखा जाए, अभी आप संघर्ष नहीं करोगे, अभी आप पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फिर विजय का जश्न आपसे दूर रहेगा, अच्छा मार्क्स आपसे दूर रहेगा, पेरेंट्स भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए अभी संघर्ष का समय है, पढ़ाई का समय है, मेहनत करने का समय है, तो अभी पहले संघर्ष का जश्न मना लो और फिर विजय का जश्न मनाना। उसमें बहुत आपको सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए। फिर जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। आशा है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने को तैयार है। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, मेहनत करने का अवसर आया है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब ये देश, धरती तुम्हारे हवाले, तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचाकर रखना है। लास्ट कि खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, कि तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छुन न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि जैसे राम लक्ष्मण जब जंगल में थे, वनवास में थे, और तब राम ने जब शिकार के बहाने जो राक्षस आए थे, आकर्षित किया लक्ष्मण को, तब लक्ष्मण रेखा बनाई थी सीता माता की रक्षा के लिए। लक्ष्मण रेखा पार करने लगे तो खतरा होगा। तो ऐसे ही खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, चाहे जितना भी बलिदान चाहते हो बलिदान दे दो, और अपने लहू से हिमालय की मिट्टी पर, बर्फ पर, खून से जमीन पर लकीर बना दो। इस तरफ आने न पाए रावण कोई, रावण अत्याचारी शत्रु, दूसरा कोई रावण इस भारत देश की ओर नजर न उठाए, ऐसी एक लक्ष्मण रेखा बना दो। यानी कि सैनिक तुम सचेत और सावधान रहो और उसे लड़ाई करते रहो। अगर कोई भी सैनिक शत्रु आए तो तोड़ दो हाथ, मगर अगर उठने लगे कि सीता का दामन, इस धरती माता का दामन कोई छूने का प्रयत्न करे तो उसके हाथ तोड़ दो, नष्ट कर दो, मार दो। तो छू न पाए सीता का दामन कोई, सीता का आंचल कोई, मतलब धरती पर किसी की हिम्मत न हो पैर रखने की। अगर कोई भी पैर रखे तो उसे नष्ट कर दो, उसके हाथ पैर तोड़ दो, मुंह तोड़ जवाब दो। राम भी तुम ही हो लक्ष्मण साथियों, यानी कि इस देश की रक्षा के लिए
जैसे सीता माता की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण थे, उसी प्रकार इस धरती माता, इस भारत देश, हिमालय की रक्षा करने के लिए अब हम राम और लक्ष्मण हैं। हमें इस धरती की रक्षा करना है, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जमीन धरती, जमीन लकीर रेखा रावण, अत्याचारी हाथ में आक्रमण होना, और दामन अंचल, इस देश की धरती की भारत माता के अंचल को कोई छू न सके। व्याख्या देखते हैं कि देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अपने अन्य जीवित साथियों से कहता है कि मेरे सैनिक मित्रों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो। आशय है कि तुम अपने बलिदान से शत्रु को सीमा के बाहर ही रोक दो। हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण, यानी अत्याचार या दुश्मन कोई न घुस आए, फिर से कोई अत्याचारी आक्रमणकारी हमारे देश में न घुस आए। अगर किसी आक्रमणकारी का हाथ हम पर प्रहार करता है तो उसे तोड़ दो, उसे नष्ट कर दो। सावधान रहो, कहीं कोई शत्रु सीता के दामन पर हाथ न लगा पाए। तो इसकी रक्षा करने के लिए तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। स्वयं को पहचानो, तुम ही भारत के रक्षक हो, रखवाले हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से हम जा रहे हैं, तो इसकी रक्षा करना। तो यहाँ पर देश प्रेम से भरी काव्य है। भारत के मान सम्मान जो हिमालय है उसे मुकुट कहा गया है देश के लिए। तो मुकुट है तो हमारा सर है, सर पर जो मुकुट शोभायमान होता है, तो भारत देश का नाक है। अगर वो हिमालय झुक गया तो भारत देश की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए हर हमेशा उसकी रक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर एक कर चले हम पिता काव्य पूरा होता है। अब थोड़ा उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको फेसबुक में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो जैसे हमने कहा कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उस समय की पृष्ठभूमि है। ये गीत 1962 में हुई भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। चीन ने तिब्बत को और से भारत पर आक्रमण किया, और उस युद्ध में भारतीय वीरों ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आक्रमण का मुकाबला किया था। दूसरा क्वेश्चन, तो सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति का मतलब बताना है, प्रतीक क्या है। तो पंक्ति में बताया गया है कि हिमालय शब्द भारत की आन बान और सम्मान का प्रतीक है। चीन ने भारत की आन बान को चुनौती ललकारा था। चुनौती देते हुए हिमालय पर्वत की ओर से आक्रमण किया था। एक प्रकार से वो भारत के स्वाभिमान को चुनौती थी। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? जो सैनिक अपने बलिदान देता है, और सैनिक के जो बलिदान से रक्त बहता है, तो रक्त जमीन पर गिरता है, ये भूमि लाल रंग की होती है। तो इस गीत में देश के सैनिकों और भारत भूमि में प्रेमी और प्रेमिका का संबंध दिखाया गया है। जैसे प्रेमिका की रक्षा करना, इनकी पत्नी की रक्षा करना एक पति की जवाबदारी है, उसी प्रकार सैनिक भी माता से प्रेम करते हो, अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हो, तो उसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। तो जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन सुंदर व प्रिय प्रतीत होती है, उसकी रक्षा के लिए वो जान तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार भारतीय सैनिक भारत भूमि से बहुत प्रेम करते हैं, वे उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। इसे समानता के कारण भारत की धरती को दुल्हन कहा गया है। ये समानता है, यानी पति पत्नी का प्रेम। ऐसे सैनिक भी देश प्रेम करते हैं। फोर्थ, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रहती है? विशेष क्या बात है इसमें? ऐसा कौन सी घटना है जो हमें जीवन भर याद रहती है? तो गीत में भावना की सच्चाई, मार्मिकता है, मर्म को छूने वाली देश प्रेम है, और गेयता प्रेम, ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण कोई भी गीत सदा सदा के लिए याद रहते हैं। मातृभूमि के प्रति हमें प्रेम जताने वाला गीत है, रक्षा का भाव जताने वाला गीत है। ये गीत भी बलिदान की मार्मिकता से ओतप्रोत है। बलिदान के भाव हमारे दिमाग में जगाते हैं, इसलिए ओतप्रोत है। इसमें लय और संगीत का भी अद्भुत मेल है, इसलिए बहुत हमें सुंदर लगता है। इसलिए ये गीत हमें भूलना हो तो भी हम भूल नहीं सकते हैं। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कवि ने चीन के युद्ध में सीमाओं पर जो लड़ने वाले सैनिकों के लिए साथियों शब्द का प्रयोग किया गया है, संबोधन किया गया है। हे साथियों, तुम आगे बढ़ते रहना। 6.1 कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की गई है? यानी कि चीन के आक्रमणकारी को जवाब देने के लिए, आक्रमण का मुकाबला करने वाले सैनिकों के काफिले को
आगे बढ़ाते रहने की प्रेरणा दी गई है कि चीन हमारी धरती पर पैर न रख सके। 7, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करते हैं? तो इस गीत में सर पर कफन बांधना भारतीय वीर सैनिकों की बलिदान की जो भावना है और संकेत करता है, यह मर मिटने की भावना की ओर संकेत करता है और विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए संकेत करता है। 8, इस कविता का प्रतिपाद्य भावार्थ, सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका प्रतिपाद्य कि भारतीय वीर सैनिकों में देश की सुरक्षा के लिए जोश भरना, उत्साह तथा देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना भरना है। देश के लिए बलिदान होने वाला सैनिक अपने साथियों को बताता है कि उसने तथा उसके काफिले ने कि अन्य सैनिकों ने भीषण कष्ट और संकट सहन करते भी शत्रुओं के साथ मुकाबला किया है, शत्रु का सामना किया है। तो वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया है। एक बलिदानी सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों को कहता है कि वे भी देश की धरती को दुल्हन मानकर, माता मानकर उस पर फिदा हो जाए, न्योछावर हो जाए, उसकी सुरक्षा के लिए खून की नदी बहा दे। चाहे हमें अपना बलिदान देना पड़े, चाहे अपना रक्त बहाना पड़े तो बहा दे। देश के लिए मरने का अवसर कभी कभी आता है, अतः वे नए नए काफिले सजाकर शत्रु के साथ संघर्ष करें। उनके होते कोई भी शत्रु देश की सीमाओं में न प्रवेश कर सके। वे शत्रु रूपी रावण के संहार के लिए राम और लक्ष्मण की भांति संघर्ष करे, लड़ाई करे, साहस दिखाए और विजय प्राप्त हो। पंक्ति है कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। मतलब संघर्ष किया है, कष्ट जला है हिमालय की ठंडी में। तो चीन आक्रमण के समय भारतीय सैनिकों ने हिमालय की जो बर्फीली चोटियों पर लड़ाई लड़ी। जमी हुई बर्फ में सैनिकों की जो सांस थमती गई, सांस घुटने लगी, ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस कभी रुकने जाती है, सांस लेना कठिन हो जाता है। तो बर्फ के कारण उनकी नसों का खून लोही जम गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे मरते दम तक आगे बढ़ते रहे और शत्रुओं का सीमा के बाहर खदेड़ने में लगे रहे, प्रयत्न करते रहे, विजय प्राप्त किया। दूसरा कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। संघर्ष से, अपने रक्त लहू से, सैनिकों की साहसिकता से ऐसी लकीर बना दो कि फिर दूसरी बार ऐसा कोई रावण इस देश की भूमि को छूने के लिए कोई हिम्मत न करे, कोई साहस न करे। बलिदानी सैनिक अपने अन्य साथियों को प्रेरणा देता हुआ कहता है कि तुम अपने बलिदान से ऐसा इतिहास लिख दो कि फिर कोई रावण रूप इस भारत में प्रवेश न कर सके और न हिम्मत करे। जैसे राम और लक्ष्मण ने सीता की पर्णकुटी के बाहर जो लक्ष्मण रेखा बनाई थी, दुश्मन से बाहर रखा, ऐसे अपने लहू से लक्ष्मण रेखा बनवा दो। इसलिए देश फिर से कभी गुलाम न हो, फिर से कोई संकट न आए, फिर से कोई अत्याचारी न आए। तो यहाँ पर यह काव्य समाप्त होता है। तो फिर से एक बार कहता हूँ, कोई जो सभी क्वेश्चन है वो आपको फेसबुक में लिखना है। तो यहाँ पर कर चले हम फिजा काव्य हम पूरा करते हैं। भारतीय सैनिक अन्य सैनिक को संबोधित करते हैं। अस्तु।